धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी का गुजरात जाना बहुत ही गुजरात की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से बहुत ही आवश्यक था। गुजरात में ऐसा नहीं कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकप्रिय है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनैतिक जो खालीपन है उसका फायदा उठा रही है। लोगों के मन में नाराजगी है। हालांकि मैं आपसे कह सकता हूं कि इस कुंभ के दौरान लगभग 50 परिवारों से, लेकिन उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से मैं मिला जो गुजरात के लोग गुजरात से आए हुए थे। उस उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कोई नाराजगी नहीं, लेकिन उस साथ साथ ये भी कह देगा, उनसे बात अगर आप कीजिए कि आखिर क्यों आप बीजेपी के साथ, क्यों नरेंद्र मोदी को आप स्वीकार करते, तो उसका कोई तर्क उनके पास नहीं है। अगर आप उनसे बहस करेंगे, चर्चा करेंगे कि आप मुझे कारण बताइए या इन सवालों का जवाब आपके पास क्या है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी बनती है, उसका भी जवाब उनके पास नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प उनको दिखाई नहीं पड़ता और वह भारतीय जनता पार्टी इसका जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रही है। कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रही वहां, मतलब 2022 के अगर आप चुनाव को हटा दीजिए, जिसमें आम आदमी पार्टी की उपस्थिति और कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरियां और इन सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, ये मैंने किसी राज्य में कुछ छिपा हुआ तथ्य नहीं रह गया। इसके कारण से कांग्रेस का मत प्रतिशत भी गिरा, सीटों की संख्या भी मैंने सबसे कम सीटें मिली कांग्रेस को अपने इतिहास में गुजरात में। लेकिन बाकी समय में जब मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर थी, प्रधानमंत्री के रूप में वो नामित किए जा चुके थे और लगातार एक ध्रुवीकरण की उनकी राजनीति लगातार चल रही थी, उस किसी भी दौर में कांग्रेस गुजरात में कमजोर नहीं दिखाई पड़ी। कांग्रेस अपनी ताकत के साथ 30-35%, 40-41% वोट तक हो पाई और सीट संख्या भी उसकी अच्छी रही। लेकिन बाद के दिनों में गिरावट आई और कई ऐसे बड़े नेता जिसको कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया गुजरात के कांग्रेस की राजनीति में, वो लोग छोड़ करके चले गए बीजेपी में। हालांकि उनका जाना मैं कोई सामान्य घटना में नहीं मानता कि वो चले गए या कांग्रेस पार्टी से उनकी कोई नाराजगी थी या वो कोई नीतिगत फैसला उन्होंने ले लिया या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके साथ बहुत बलवती हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे उनको तोड़ा। अगर कांग्रेस वहां कमजोर हुई है तो केवल ये कारण नहीं है कि अपने आप वो कमजोर हो गई या नेतृत्व की कमजोरी थी, ये भी चीजें रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाने, अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को प्रभावी करने के साथ साथ कांग्रेस को सांगठनिक स्तर पर कमजोर करने के लिए भी लगातार प्रयास करती रही है। उनके नेताओं को तोड़ना, उन लोगों को तोड़ करके अपने साथ ले लेना जो बाकायदे कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, या अपने लोगों को प्रायोजित करके कांग्रेस में फिर उनको वापस लेना। जैसे हार्दिक पटेल कोई कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे। हार्दिक पटेल ने कभी कांग्रेस की राजनीति नहीं की, लेकिन वो बाकायदे कांग्रेस में स्थापित हुए और जब एक माहौल की स्थिति बनी, उसके बाद टूट करके वो बीजेपी में चले गए। तो आज गुजरात में जो बात कही थी लोकसभा में राहुल गांधी ने कि इंडिया दल समूह उनको हराएगा, ये तथ्य भी है कि इंडिया दल समूह के ने अपनी ताकत बढ़ाई है और तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ा है। तो राहुल गांधी का वहां जाना और राहुल गांधी का लगातार वहां बने रहना, 2 दिनों तक बने रहना और कांग्रेस का एक बड़ा राजनीतिक अभियान चलाना, यह निश्चित रूप से वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा उत्साहवर्धक कार्यक्रम होगा। और यह गुजरात की कांग्रेस के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको जरूरत मानता हूं और मैं महसूस करता हूं कि वहां के स्थानीय नागरिक भी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उनकी भी यह महत्वाकांक्षा है, उनकी भी इच्छा है कि कांग्रेस अपने आप को सक्रिय करे। कांग्रेस के कई नेताओं ने जीत दर्ज की है। आखिर मान लीजिए 17-18 विधायक सही, वो जीत के ही तो आए हैं। इन तमाम ऐसे परिवेश में जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती है, बावजूद इसके लोग जीत करके आए। लेकिन जो है कि चुनाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए जो आवश्यक होती है कि आपको एकदम शुरू से, यानी गोया मतदाता सूची पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो अगर आपके समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो मशीनरी तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन एक राजनीतिक माहौल में मशीनरी बहुत दबाव में रहती है, उसके पास भी खुली स्थिति नहीं रहती।
वही स्थिति बिहार की है। बिहार में आपने कहा कि तेजस्वी यादव के तेजस्वी यादव ही नेता है वहां, और इंडिया दल समूह ने अपने पहले दिन से साफ कर दिया है कि जिस किसी राज्य में जो भी क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और कांग्रेस ने कभी अपने आप को इस निर्णय से अलग नहीं किया, कभी वो नेतृत्व का दावा नहीं करती नजर आई। यह जो घटनाएं सामने आई, जैसे खासतौर से दिल्ली का चुनाव अगर आप कीजिए, उसमें अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने यह स्थिति बनाई कि वो कांग्रेस को साथ लेने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस ने 2% मत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने खुला ऑफर दिया और राहुल गांधी ने कहा कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात की कांग्रेस ने, और कांग्रेस की लीडरशिप ने मिल के चुनाव लड़ने से कभी अपने आप को अलग करने की कोशिश नहीं की। यह अतिरिक्त आत्मविश्वास था अरविंद केजरीवाल साहब का दिल्ली में, जिसका परिणाम सामने आ गया। तो और ये जो महागठबंधन है बिहार का, यह महागठबंधन ने बड़े प्रभावी तरीके से अपनी राजनीति, कभी आपको दरार नजर नहीं आई। इस महागठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने तमाम प्रयास किए। आरजेडी के नेताओं के ऊपर तमाम दबाव पड़े, उनके नेताओं के ऊपर छापे पड़े, केंद्रीय एजेंसियों का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेस के नेताओं पे कोई असर नहीं पड़ा, बड़े दबाव है वहां भी। लेकिन महागठबंधन की जो स्थिति है, और महागठबंधन के जो तीनों प्रमुख दल है, वो अपनी राजनीति में बड़े प्रभावी तरीके से चल रहे हैं। उनमें जो सांगठनिक मजबूती होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार से लड़ने के लिए, वह मजबूती उन्होंने दिखाई है। नीतीश कुमार जी के सामने निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, और अगर नीतीश कुमार जी, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ये तो अगला मुख्यमंत्री बनाएगी, ये ऐसा लगता नहीं है। वह अपने आप को पूरी तरह से स्थापित करने का प्रयास करेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी, और अपने लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी। और यह स्थिति है, ये नीतीश कुमार जी को जानना है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है तो कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रही है। वह अपने किसी भी सहयोगी को बहुत आगे बढ़ने नहीं दी, चाहे वो कोई भी उनका सहयोगी रहा हो। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने शिवसेना का, वह महाराष्ट्र की राजनीति में ही शिवसेना के भरोसे घुसी, बाला साहब ठाकरे के कंधे पर सवार होकर के उसने महाराष्ट्र की राजनीति शुरू किया। लेकिन आज उनका अपना मुख्यमंत्री है, लगातार लगे रहे वो, और न केवल अपना मुख्यमंत्री बनाया, शिवसेना को तोड़ दिया, दो टुकड़ों में कर दिया, उनकी राजनीतिक ताकत को घटाने की कोशिश की। अब ये चुनौती नीतीश कुमार जी के सामने है ये कि वह भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, जो आरएसएस चाहता है, या जो तमाम धार्मिक गुरुओं को लेकर के संघ के लोग वहां सक्रिय हुए हैं, या उनको सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति के साथ आगे बढ़ना है, जिसकी वो बात करते रहे। आखिर वो विधानसभा में क्या कर रहे थे कि महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया। तो महिलाओं का अगर आपने कोई काम, उनके सशक्तिकरण का अगर आपने काम किया है और आप आलोचना कर रहे हैं आरजेडी की, तो ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत नहीं हो सकता, वो हिंदुत्व की राजनीति का तो हिस्सा नहीं हो सकता जी। अगर समाज के उपेक्षित वर्ग के सशक्तिकरण की आप बात करते हैं तो वह अपने आप में हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ है। हिंदुत्व की राजनीति जो प्रभावी वर्ग है उसको आगे रखने की बात करता है, वह हाशिए पर बैठे हुए लोगों को आगे लाने की बात नहीं करता। तो अगर आरएसएस की राजनीति के साथ, चाहे धर्मगुरुओं की राजनीति के साथ अगर नीतीश कुमार जाने का प्रयास करते हैं, या उनकी सहमति भी होती है, तो मुझे लगता है कि उनको राजनीतिक नुकसान होगा। और पूरे एनडीए को बिहार में कभी भी हिंदुत्व की राजनीति सफल नहीं हुई अब तक। बिहार में सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय के लोग, सामाजिक सशक्तिकरण के लोग, समाजवादी लोग, ये हमेशा प्रभावी रहे, और अब तक कभी भी कोई ऐसा संकेत नहीं दिखाई पड़ा कि वहां हिंदुत्व की राजनीति, इसीलिए अगर हिंदुत्व की राजनीति सफल होती तो कांग्रेस, बीजेपी का मजबूत चेहरा कोई होता उस राज्य में। आज कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी अपना कोई मजबूत चेहरा नहीं बना पाई, और यही वजह है कि उसको नीतीश कुमार की आवश्यकता हमेशा बनी रही कि वह उनके भरोसे, उनके चेहरे पर उनको आगे रखकर के चुनाव लड़ सके। तो महागठबंधन का संगठित होना और अपने एजेंडे के साथ लगातार बने रहना, वह नीतीश कुमार और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार